नमस्कार। आज मैं आपको एक और लखनऊ की हत्या के बारे में बताऊंगा, जो शुरू में अज्ञात हत्या के रूप में दर्ज की गई थी और बाद में उसके पीछे के कारण का पता लगा। बात 29 मार्च 2016 की है। थाना है गोसाईगंज। गोसाईगंज थाने में दोपहर के बाद श्रीमती रामरती, वाइफ ऑफ राजकुमार, गांव था कूड़ा मऊ, मजरे महमूदपुर, इन्होंने थाने पर आकर ये सूचना दी कि उनके पति राजकुमार पिछले 3 दिन से गायब हैं। यानी 26 तारीख से वो घर पर न तो आए हैं, न ही उनके बारे में कुछ पता लगा है। कृपया रिपोर्ट दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जाए। थानाध्यक्ष ने तुरंत 364 यानी गुमशुदा ज्ञात कारणों से या कोई उनका अपहरण करके ले गया हो, 128/16 अपराध संख्या पर ये क्राइम यानी ये अपराध, ये गुमशुदगी दर्ज कर ली। अगले दिन उसी दिन शाम को गुमशुदा यानी राजकुमार के छोटे भाई ब्रजेंद्र ने टेलीफोन किया जो थानाध्यक्ष थे अरविंद पांडे उनको, और उन्होंने कहा साहब आज हमारी भाभी ने गुमशुदगी दोपहर में लिखाई है और भाभी के घर से ही भीतर से बहुत तेज बदबू आ रही है। अरविंद ने कहा ठीक है, आप लोग वहीं रहिए, मैं आता हूँ। फोर्स अपने साथ, अपने हमराहियों के साथ एसओ अरविंद पांडे पहुँचे। गांव के लोग इकट्ठा थे पहले से ही, और सबके सामने फिर वो पत्नी उनकी वहाँ नहीं दिखाई दी। ये हुआ पत्नी कहाँ है, बाहर से ताला बंद करके कहाँ चली गई। लोगों ने बताया अभी यही थी। खैर, उनके एक बड़े भाई ने, राजकुमार के एक बड़े भाई ने फ़ोन करके किसी बहाने से उसको बुलवाया। उसे ये नहीं बताया कि पुलिस छानबीन करने या पूछताछ करने के लिए आई हुई है। जब वो आ गई और उसने पुलिस देखा तो वो वहाँ से भागने के जुगाड़ में, भागने के चक्कर में इधर उधर के बहाने बनाने लगी। खैर, पुलिस वाले उसको ले आए और उससे चाबी मांगी। बाहर का दरवाज़ा तो उसने खोल दिया, भीतर स्टोर के दरवाजे की चाबी देने में आनाकानी करने लगी। लेकिन ग्रामीणों के दबाव के आगे और राजकुमार के बड़े और छोटे, 3 बड़े और 2 छोटे भाइयों के दबाव के आगे उसकी एक नहीं सुनी। महिला कांस्टेबल जो हमराही के रूप में साथ में चलती थीं, वो उसे अलग थोड़ा किनारे ले गईं, उसे हिंदी अंग्रेजी में कुछ समझाया। थोड़ी देर में ही वो चाबी उसी घर के बरामदे में ऊपर, जो ठाठ बोलते हैं जहाँ वो लकड़ी की खपरेल होती है, उसी के नीचे से निकाल कर उसने दी। दरवाज़ा खोला गया। दरवाजे से बहुत ही तेज दुर्गंध आ रही थी और जगह जगह सुराख हो गए थे जिनमें से मक्खियाँ बाहर, बहुत बड़ी संख्या में मक्खियाँ बाहर निकल कर भिनभिना रही थी। ये देख के सभी वहाँ पर समझ गए कि क्या माजरा होगा। खैर, गांव से लोग बुलाए गए, खुदाई करने का सामान मंगाया गया और उस जगह को खोदा गया। उसके नीचे राजकुमार की सड़ी गली लाश मिल गई। इतनी भीषण दुर्गंध खुदाई के बाद थी कि लोग दूर दूर चटक गए और बॉडी बैग उस समय तक थानों पर आ गए थे। यानी एक प्लास्टिक के कवर का एक बॉडी बैग होता है जिसमें आप चेन खोल के उसके भीतर जो कुछ भी है वो शव उसको रख दीजिए और चेन को बंद कर दीजिए, तो शव से आने वाली दुर्गंध बाहर नहीं आती है। बॉडी बैग में राजकुमार का शव रखा गया और उसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रोने, बिलखने और बिलाप करने लगी जो उसकी पत्नी थी रामरती, लेकिन पुलिस उसको अपने साथ थाने पर ले गई।
चालाक सी महिला लग रही थी। शुरू में उसने कुछ भी बताने से इनकार किया। बार बार वो ये कहती रही कि अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं थाने पर आकर इनकी गुमशुदगी क्यों दर्ज कराती। मैंने ही सूचना दी, किसी और ने सूचना नहीं दी। इनके भाइयों में आपस में पटती नहीं थी। इस तरह की बातें वो बताने लगी। खैर जो उसके 3 भाई थे, कमलेश, प्रभु और सुंदर, ये 3 बड़े भाई थे, और ब्रिजेंद्र और दीपक ये 2 छोटे भाई थे। इनसे भी अलग से बात की गई तो इन सभी को ये जानकारी थी कि रामरती यानी मृतक की पत्नी के संबंध गांव के ही सुनील लोध से थे। सभी लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे और सब लोगों ने एक स्वर से अरविंद पांडे को ये बताया कि साहब ये ज़रूर इसमें कहीं न कहीं सुनील लोध का हाथ होगा। जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा पूरी बात नहीं पता लगेगी। थाने पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो मिल ही जाएगा, कहाँ भाग के जाएगा, पहले बात तो पूरी पता लगे कि बात हुई क्या थी। थोड़ी देर इसे महिला जो कांस्टेबल्स थीं बगल के थाने से सब इंस्पेक्टर भी बुला ली गई और थोड़ी देर में थोड़ा सा अच्छी वाली पूछताछ के बाद इसने पूरा किस्सा बयान कर दिया। रामरती के मुताबिक उसके और सुनील लोध के संबंध 2 साल पुराने हो चुके थे। सुनील लोध जो कुछ भी कमा धमा के ले आता था, जो कुछ भी वो रामरती पे खर्च करता था, जबकि इसका पति राजकुमार यानी मृतक वो लेबर था। सुबह सुबह चला जाता था, दिन भर अपना मजदूरी का काम करता था, शाम को आते वक्त शराब पीकर घर में आता था और इस बीच में रामरती उसके लिए खाना बना देती थी, खाना उसको खिला के और वो सो जाता था। जो कुछ भी पैसा आता था वो कुछ बच्चों के कपड़े और कभी कभी घर में राशन के लिए वो बता दिया जाता था, पत्नी उसकी बता देती थी तो राशन भी लाकर रख देता था। इसके अलावा जो और उसकी पत्नी के खर्चे थे उसके लिए उससे डांट डपट कर दिया करता था। सुनील उस पर काफ़ी पैसा खर्च करने लगा और जब राजकुमार सुबह अपने काम धाम के लिए बाहर जाता था उसी बीच में ये भीतर आ जाता था घर के और ये दिन भर एक साथ रहते थे। 2 बच्चे भी थे इनके, दोनों के, रामरती और राजकुमार के। बड़ा बेटा संदीप था 16 वर्ष का और छोटा बेटा करण 12 वर्ष का। अक्सर ये घर में ही रहते थे तो इन दोनों को यानी रामरती और सुनील को इनके घर में रहने से या आसपास घूमने से दिक्कत होती थी। सुनील ने 3-4 बकरियां खरीदवा दी और दीपक जो बड़ा वाला बेटा था उसको बकरी चराने का काम दे दिया गया कि तुम जाओ और बकरी चराओ। दिन भर वो बकरी चराता था और गांव के बाहर बने हुए कच्चे मकान में, खुले मकान में, वहीं उसको कहती थी कि बकरियों को बांध के वहीं उसकी सुरक्षा करो, हम खाना वहीं पर भिजवा देंगे। छोटा बेटा करण भी दिन भर अपने भाई के साथ रहता था, लेकिन वो भाई के साथ वहाँ नहीं सोता था, वो घर में बाहर आके बरामदे में सो जाया करता था। इनका खाना बना के वो जिस जगह पे, जिस बाहर के कच्चे मकान में बकरियां सब रहती थीं और दीपक उनकी रखवाली के लिए रात भर वहीं सोता था, वहीं पर खाना भेज दिया करती थी। इस तरह से इन दोनों के संबंध चलते रहे। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी। कभी कभी दिन में अगर किसी काम से इसको सुनील को कहीं और जाना पड़ जाए तो रात में ये फ़ोन से बात करके ये पता कर लेता था कि राजकुमार सोया है कि नहीं सोया है। जब राजकुमार सो जाता था तो ये फिर आके घर में उसी के पास रहता था। इस बात का पता गांव में लगभग सभी लोगों को हो गया था और इसके जो मृतक राजकुमार के बड़े और छोटे भाई थे इन्होंने राजकुमार से बताया भी था कि ये तुम्हारे घर में चल रहा है, इससे हम लोगों की बदनामी हो रही है, ये लोध, हम लोग रावत हैं, ये लोध है, इस तरह इसका घर में रहना और रामरती से उसके संबंध, उसकी नज़दीकी होना, ये बात ठीक नहीं है। इसने मृतक राजकुमार ने जब इसको कई लोगों ने कहा
तो इसने भी धीरे धीरे मन बनाया कि पहले तो इस बात का पता किया जाए कि ये जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। पहले उसने रामरती से ही पूछा। रामरती नाराज़ हो गई। उसने कहा, तुमको शर्म नहीं आती है अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोचते हो? इस तरह की बातें कह के इस बात को टाल दिया। लेकिन उसको अंदाज़ा लग गया राजकुमार को कि मैं जब घर में नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, लेबर का काम करता हूँ, उस समय घर में आके ये देखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि दिन भर जो भी कमा के लाता हूँ उन्हीं से बच्चों का गुजारा होता है। शाम के समय जब वो रात में शराब पी कर आता है, तब उसके दिमाग में आया कि उसी समय इस बात को वेरीफाई किया जा सकता है कि जो बात मेरे भाइयों ने और गांव के और लोगों ने मुझे बताई है उसमें कितनी सत्यता है। इसी बीच एक दिन शराब पीकर ये आ गया और सो गया। खाना खिलाया गया इसको, खाना खा के सो गया। रात में सुनील भी वहाँ आधमका, लेकिन राजकुमार पूरी नींद में नहीं था। जब उसे थोड़ी सी आहट हुई तो वो फौरन उठा और उसने आवाज़ लगाई, और उसी के सामने सुनील उसके रूम से भाग के बाहर निकल गया। इस बात पर बहुत झगड़ा हुआ पति पत्नी में, मारपीट भी हुई। और राजकुमार ने बताया कि अब सब लोग जो कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी। हम लोग ये हमारी इतनी बदनामी हुई है तुम्हारी वजह से। मैंने तुमसे पूछा था, तुमने हमको टाल दिया था कि नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। खैर, रामरती को ये अंदाज़ हो गया कि हमारे पति को पता लग गया है और वो नाराज़ हैं। हो सकता है वो हमारा कोई नुकसान करें या सुनील का कोई नुकसान कर दें, क्योंकि नशे में भी था राजकुमार। उसने ये कहा कि मैं मार डालूँगा उसको, सुनील को। इस तरह की बातें उसने बताई। खैर, वो अगले दिन फिर वो चला गया अपने राजकुमार अपने दिनचर्या में, अपने जो मजदूरी का काम करता था उसमें। और जब सुनील आया तो सुनील को पूरी बात रामरती ने बताई कि कल ऐसा ऐसा हुआ, जब तुम भागे उसके बाद ये हुआ। सुनील ने कहा कि अब आज हर हाल में इसको अपने रास्ते से हटा दो, वरना या तो तुमको मार देगा या हमको मार देगा। ये शराब के नशे में पागल हो जाएगा और हम दोनों में या हम दोनों को मार देगा ये। तो अब की बार आज जब आता है तो देख लो अपने साथ कोई कट्टा या कोई ऐसा शस्त्र तो नहीं लाया है जिससे वो तुम्हारी या मेरी हत्या कर सके, और उसे किसी भी तरह से। उसने कहा कि कैसे मारा जाएगा? उन्होंने कहा कि तुम आज उसको मनाना, मैं शराब ले आ रहा हूँ, शराब घर में रखना, और उससे कहना कि मैं खुद शराब पिलाऊंगी तुम्हें। मीट मैं बाहर से बाज़ार से ले आ रहा हूँ, तुम बता देना कि मैंने बनाया है। और उसको उसमें मक्खी मारने की जो दवा होती है, इंसेक्टिसाइड होता है, जो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। जानवरों में बहुत ज़्यादा जब मक्खियाँ लगती हैं तो उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो सुनील के पास था, वो भी ले आया, और शाम को उसने ये सब चीज़ें उसको दे दी। बना हुआ पका पकाया जो मीट बाज़ार से लिया हुआ, शराब और मक्खी मारने की दवा। और ये भी बताया कि जब शराब पिलाना तो पहली बार में ही उसको मिला देना, वरना टेस्ट में अगर अंतर आएगा तो वो शंका कर सकता है। कितना उसमें मिलाना है, कितना उसे डालना है, सब बातें सुनील ने रामरती को बता दी। रामरती आज इंतज़ार कर रही थी अपने पति राजकुमार के आने का। रोज़ की तरह राजकुमार अपने टाइम पर आ गया, और वो शराब आज नहीं पिए हुए था, गुस्से में था। वो आया, इसने पूछा कि तुम खाना खा लो। उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं अब पूरा निपटारा करके ही खाना खाऊंगा, और मुझे बहुत लोगों ने कहा है और आज मैंने इसीलिए शराब भी नहीं पी है। खैर, रामरती ने उसको मनाया और अब माफ़ी मांगी और कहा कि आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, वो कभी घर में नहीं दिखाई पड़ेगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। काफ़ी देर बातचीत करने के बाद वो मान गया। उसने कहा तुमने शराब नहीं पी है, मैं जानता था कि तुम गुस्से में हो, मैं जानती थी कि तुम गुस्से में हो, आज मैंने ही शराब मंगवाई है। और अपने बेटे का नाम लेके बताया कि संदीप से मैंने ठेके से ये शराब मंगवाई है, संदीप लेकर आया है, और आज मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगी। और आज मैंने घर में मीट बनाया है, बहुत उम्दा प्रिपरेशन है, और तुम आज मेरे हाथ से खाओ और माफ़ कर दो। उसकी इस चिकनी चुपड़ी बातों में राजकुमार आ गया।
उसने शराब बनाई, परोसी, और पहली ही बार में उसने उसमें वो मक्खी मारने की ढेर सारी दवा मिला दी। फिर वो उसने शराब पी, थोड़ी 1-2 गिलास पीने के बाद उसे जो इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक दवा है, उसका असर हुआ और वो वहीं लुढ़क गया। थोड़ी देर तक उसने ये वॉच किया कि इसमें कितनी जान है या कितनी होश है। उसको छू के उसे जैसा वो बता रही थी कि कितना भी नशा हो, अगर नाक में कोई पतला घास का टुकड़ा या कोई पतली सीख डाली जाए तो अगर वो रिस्पॉन्ड करे तो जैसा रिस्पॉन्ड करेगा वैसा उसके भीतर होश होगा। अगर मर जाएगा तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नाक के भीतर वो सीख डालने पर बिल्कुल कोई हरकत नहीं होगी शरीर में, लेकिन अगर जान होगी तो उसमें ज़रूर हरकत होगी। उस इरिटेशन में वो अपना सिर हिलाएगा या कोशिश करेगा कि नाक में जो सीख डाली जा रही है ये हट जाए, दूर हो जाए। जो सुषुप्ता अवस्था में जो दिमाग रहता है वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करता है नाक में किसी तरह की घास या सींक डालने पर। उसने ये बात भी उसको सुनील ने ही बताई थी कि देख लेना, हो सकता है इतनी डोज पीने के बाद वो खुद मर जाए। 2 घंटे तक वेट करने और बार बार सींक और वो जो टुकड़ा घास का या कोई भी तिनका वो डालने पर उसमें हरकत होती रही। फिर इसने फ़ोन करके बुलाया कि अभी मरा नहीं है, और बार बार मैं तिनके से इसको चेक कर रही हूँ, ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। हालांकि हाथ पैर पे हाथ छूने से या सिर पे हाथ छूने से, करवट बदलने से इसे बिल्कुल पता नहीं लग रहा है, लेकिन जान अभी है। इतना सुन के सुनील भी रात में आ गया। बात करीबन 3-3:30 बजे की है, और उसने भी देखा अपनी तरह से ये चेक करके कि वो नाक के भीतर तिनका डालने पर वो कितना रिस्पॉन्ड करता है। जैसे आप भी देखें, अगर किसी बचपन में लोग सोते हुए को नाक में तिनका डालते थे तो वो बहुत तेज़ रिस्पॉन्ड करता था आदमी। तो शायद ये उसको ज्ञान किसी ने दिया होगा कि इस तरह से आदमी के मरने का या अभी जिंदा होने का पता लग जाता है। तो आके उसने खुद भी चेक किया तो उसमें जान थी। नाक में तिनका डालने पर वो उसको इरिटेशन होता था, वो थोड़ा बहुत सिर नाक को इधर उधर करने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने कहा ये ऐसे नहीं मरेगा। पास में जो खल जिससे मसाला कूटा जाता है, भारी लोहे का औजार होता है, वो घर में था। उससे इन लोगों ने उसके चेहरे पे ताबड़तोड़ 10-20 वार किए। ये तय हुआ था कि जब ये मर जाएगा तो सुनील आएगा, इसको एक चादर में लपेटेगा और इसको गांव से बाहर यानी घर से बाहर ले जाएगा। गांव में के आगे बीच में एक नाला पड़ता है, वहाँ फेंक देगा। चादर को वापस ले आएगा ताकि ये पता न लगे कि कौन ले गया है। फिर उसके बाद पुलिस आएगी या लोग देखेंगे तो फिर बताया जाएगा कि उसको इनसे रंजिश थी, उनसे रंजिश थी, भाइयों का नाम लिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बच जाएंगे। जब वो उतनी शराब में कीटनाशक के बाद नहीं मरा तो उस मूसल से उसे कूच कूच के उसके चेहरे को विकृत कर दिया गया। ये इन्होंने तय किया था कि मरने के बाद भी कर देंगे ताकि पहले तो पहचान में देर लगे कि आदमी है कौन, और लपेट के चादर से वहाँ फेंक देंगे। उसे कूच दिया। फिर उसके बाद उसने अपना वो चेक जो करता था सीख नाक में डाल के वो किया, और ये इत्मीनान हो गया कि ये मर चुका है। फिर रामरती ने कहा कि अब चादर भी ले आई। उसने कहा अब लपेट लो, इसको बाहर ले जाकर फेंक दो, बहुत देर तक यहाँ रखना ठीक नहीं है। सवेरा हो रहा है, 4 बजे लोग उठ जाते हैं। खैर उसको चादर में लपेटा और बार बार बाहर निकलता था। एक बार बाहर निकला तो उसने कहा कि कुछ लोगों की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है आसपास कोई है। फिर थोड़ी देर वेट किया। फिर इसने रामरती ने कहा कि अरे सवेरा होने वाला है, जाओ अब की बार देखो, जो भी रहा होगा चला गया होगा। फिर लौट के आए, बोले 2 लोगों की आकृति साइकिल लेके गांव की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से वो बार बार झूठ बोला। असल में बात ये थी उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कहने को। तो उसने कह दिया था रामरती को खुश करने के लिए कि मैं लाश को कंधे पे लाद के बाहर ले जाऊंगा और फेंक आऊँगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। जब 1-1.5 घंटे हो गए और अगल बगल मुर्गों की बांग सुनाई पड़ने लगी तो ये आ गया समझ में कि अब बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। रामरती ने कहा अब क्या होगा।
उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल इसको खोद के यहीं स्टोर में गाड़ देते हैं और उसके बाद फिर कल दिमाग लगाया जाएगा, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। दोनों ने, रामरती और सुनील लोध ने वहाँ पर स्टोर के भीतर गड्ढे को खोद लिया और उसमें उसको भीतर रख के उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसे पूरा गोबर से जैसे लिपाई कहते हैं वो लिपाई कर दी। और जब हल्का हल्का सवेरा होने लगा था तो सुनील लोध वहाँ से भाग गया। चूँकि सवेरे वो जब निकलता था, इसके सारे भाई जो बाकी 3 बड़े और 2 छोटे थे, यानी कुल ये 6 भाई थे, ये जब ये बाहर निकलता था तो कोई न कोई रास्ते में मिलता था या कभी कभी उनमें से भी लोग जो मजदूरी करते थे वो साथ हो लेते थे। उस दिन जब वो नहीं निकला तो लोगों के दिमाग में आया कि हो सकता है रात में बहुत शराब पी ली हो, देर से उठेगा, आ जाएगा। सारे भाई रात में लौट आए अपना अपना काम करके, और अगले दिन फिर जब वो नहीं उठा तो ये भाई और इनकी पत्नियां उसके घर में गईं और रामरती से पूछा कि कहाँ चला गया। तो उसने बताया कि 5,000 रुपये लेके कल निकले थे दोपहर में और कोई काम कहीं पर आ गया है, वो वहीं गए हैं, आ जाएंगे 2-1 दिन में। लेकिन चूंकि रामरती बहुत ही चालाक, शार्प और झगड़ालू किस्म की महिला थी, वो जब भी कोई इस तरह की बात उससे करता था जिसमें उसके ऊपर कोई शक जाहिर करता था, वो लड़ने को तैयार हो जाती थी और कहती थी मैं पुलिस में मुकदमा लिखाऊंगी। लोग गांव के सीधे साधे डर जाते थे। खैर, वो लोगों ने कहा, उसने कहा 5,000 रुपये लेके गए थे और लौट आएंगे। तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन ये लोग सारे भाई और गांव के भी कुछ लोग 10, 12, 15 लोग इकट्ठा हो गए। ये घर ही पे थी और इससे कहा कि भाई नहीं आ रहा है, तुम बता रही हो तो कहाँ गया है, बताओ, हमको नंबर दो, हम बात करेंगे उससे, और नहीं तो पुलिस को सूचना दो। इन लोगों को शंका थी कि ज़रूर कुछ न कुछ। और इस बीच में सुनील लोध भी गांव से भाग गया। जो गांव के और यंगस्टर थे जो इस बात पे हमेशा निगाह रखते हैं कि किसके किसके अवैध संबंध है गांव में, उन्होंने फ़ौरन आके बताया कि साहब सुनील भी अपने घर में नहीं है। घर वालों का शक और पुख्ता हुआ। उन्होंने कहा चलिए इसकी थाने में इसकी सूचना दो, अगर तुम नहीं जाओगी तो हम लोग पहुंच रहे हैं थाने पर, हम बताएंगे कि हमारा भाई 3 दिन से गायब है, पुलिस आएगी, अपने आप पूछताछ करेगी, सब पता लग जाएगा। जब ये बहुत दबाव बना तो रामरती भीतर गई। उसने सुनील को फ़ोन किया, फ़ोन उसका स्विच ऑफ था। फिर बाहर आई, उसने कहा नहीं नहीं आप लोग क्यों जाएंगे, मेरा पति है, मेरा पति गायब हुआ है, हम चलेंगे। और वो सीधे 29 तारीख को थाने पर पहुंच गई। थाने पर उसने वही लिखा है कि साहब मेरे पति इतने दिनों से गायब हैं, उनका पता नहीं लग रहा है। खैर, उसके बाद ही इसका जो छोटा भाई ब्रजेन था उसने फ़ोन करके बताया था कि बहुत बदबू आ रही है। जब पुलिस आ गई, बॉडी पैक हो गई, पोस्टमार्टम के लिए चली गई और रामरती से अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई, तब उसने बताया कि दरअसल किया क्या था उन लोगों ने। जब उसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए, तीसरे दिन जब घर अगल बगल के उनके भाइयों ने पूछताछ शुरू की, तो रामरती ने तीसरे दिन ये कह के घर से चली गई कि वो नहीं मिल रहे हैं, मैं तांत्रिक से बात करके आ रही हूँ। वहाँ से गई और सुनील को ढूंढा, क्योंकि घटना के अगले दिन सुनील ने आने को कहा था कि रात में दिमाग लगाएंगे और इसको यहाँ से बाहर फेंक देंगे, लेकिन 2 दिन उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखा था। रामरती गई और फिर उसने ढूंढ ढांड के शाम तक उससे संपर्क कर लिया और उससे कहा कि ऐसे नहीं काम चलेगा कि तुम हमको ज्ञान दे के चले गए और तुम मौज करो, हम फंसें इसमें। पूरा परिवार उसका आके हल्ला कर रहा है। कल मैं थाने पर जाऊंगी और मैं बताऊंगी कि सुनील ने इसकी हत्या कर दी है। ये सुन के सुनील डर गया। उसने कहा क्या करना है तुम बताओ, ऐसे मत कहना। उनका आज रात में तुम आ जाना और हम देखेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है, और आज रात में हर हाल में तुम पॉलीथीन ले आना, पन्नी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, पन्नी ले आना, रात में उसको हर हाल में बाहर निकाल के और हम लोग उसको बाहर डिस्पोज ऑफ करना तुम। सुनील तुरंत राजी हो गया कि तुम परेशान मत हो, मैं आज इसको रात में कर दूँगा। इसी बीच उसने, रामरती ने यह भी बताया कि पता नहीं क्यों उसमें से बदबू आ रही है। तो इसने कहा कि तुमने दवा कब मिलाई होगी। उसने कहा कि पूरी दवा मैंने मिलाई है, उसमें बदबू आना शुरू हो गई है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, हम लोग आते हैं और वहाँ पर मसालेदार सब्ज़ी बनाएंगे और वहीं पर जहाँ वो दबाया हुआ है वहीं रोटी बनाएंगे। इतनी उसकी मसालेदार सब्ज़ी की इतनी खुशबू हो जाएगी, मसालेदार सब्ज़ी या मीट
कि उसकी गंध दब जाएगी, यही तय किया। और दोनों लोग वहाँ पहुँचे उस स्टोर में जहाँ पर उसको दबाया गया था। वहाँ करीब 8 बजे सारी उपले जो थे वो इकट्ठा करके वहाँ उसने रखे, उपले जलाए और उस पर मसालेदार तड़के वाली सब्ज़ी बनाई ताकि आसपास भी इसकी खुशबू जाए, अगर लोगों को कोई बदबू आ रही हो तो वो दूर हो जाए। उन्होंने कहा आज का काम चल गया और आज तो मुश्किल है, देर हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया। असल में उसकी हिम्मत तो पड़ नहीं रही थी, लेकिन इस डर से कि कहीं ये सूचना न दे दे पुलिस को, वो वहाँ उसके साथ बना रहा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा रात में हम लोग यहीं सोते हैं, हम चेक करेंगे कि क्या इससे बदबू दूर हुई कि नहीं हुई। और वो दोनों उसी जगह जहाँ पर राजकुमार यानी रामवती के पति की बॉडी गाड़ी हुई थी उसी के ऊपर दोनों सो गए। रात में करीबन 3 बजे के आसपास इतनी तेज़ बदबू आई कि दोनों को उठना पड़ा। उसने कहा कि अब बचना मुश्किल है, ये बदबू बाहर तक जाएगी और लोगों को शक होगा, फिर बहुत दिक्कत होगी। फिर उनके घर में जो थोड़ा बहुत डीडीटी था वो लाके वहाँ पर छिड़क दिया। लेकिन सुबह जब उसको भोर से पहले जब सुनील वहाँ से निकल रहा था तो उस समय बदबू बहुत ज़्यादा थी। घर से बाहर निकलते ही उसने स्विच ऑफ कर दिया। वो समझ गया कि कल तक ज़रूर इसकी बदबू से लोग परेशान होंगे और ये दरवाज़ा खोला जाएगा और उसके बाद फिर सारी बात पता लग जाएगी। तो इसने रामरती ने यही बात बताई कि इस तरह से मारने के बाद हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन हम इसका डिस्पोज़ल नहीं कर पाए और फिर अल्टीमेटली पुलिस को सूचना हुई। अब आप सोचिए कि मक्खी मारने की दवा खाने के बाद जिस आदमी को पूरी बॉडी जब सड़ी थी तो जब बाहर निकाली गई थी तो इतनी मक्खियाँ, इतनी मक्खियाँ, इतनी मक्खियाँ कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये बात समझ में कम आई। खैर पोस्टमार्टम में विसरा प्रिजर्व किया गया, रामरती को गिरफ्तार किया गया। सुनील को अंदाज़ा हो गया था और वो मौके से भाग गया। जब 29 तारीख को ये खुल गया, 29 तारीख की रात में ही रामरती की गिरफ्तारी हो गई। तो आप देखिए कि जो विवाहेतर संबंध हैं, अवैध संबंध हैं, उनका हश्र हमेशा यही हुआ है। जब दोनों में से किसी एक का स्वार्थ हो या दोनों का किसी स्वार्थवश इस तरह से प्रसंग लंबे समय तक चले तो यही उसका हश्र होना होता है। या तो इनकी सबकी जान जाती या उसकी राजकुमार की बेचारे की जान चली गई। तो आप अपने आसपास सोसाइटी में, समाज में आप इस तरह की घटनाओं पे अगर कभी विवेचना करेंगे, आप कभी उसको सोचेंगे, गहराई से सोचेंगे, आपको यही रिज़ल्ट हमेशा दिखाई देगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।